Hello everybody. So today we will complete the chapter resources and development and आज की क्लास में फर्स्टली वी विल डिस्कस द मैप ऑफ द चैप्टर एंड देन वी विल डिस्कस क्वेश्चन एंड आंसर्स. सो कमिंग टू द मैप्स में सिर्फ एक ही मैप है मेजर इस चैप्टर का, दैट इज़ मेजर सॉइल टाइप्स. ठीक है, ये मैप में आप लोगों को डिफरेंट स्टेट्स में कौन सी सॉइल प्रेजेंट होती है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में कौन सी सॉइल प्रेजेंट होती है, ये पता होना चाहिए. तो फर्स्टली स्टार्टिंग विथ एल्यूवियल सॉइल. ओके, सो फर्स्ट इज़ एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल से रिलेटेड आप लोग को फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि एलुवियल सॉइल इज़ प्रेजेंट इन नॉर्दर्न प्लेन्स. ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब क्या होता है? प्लेन्स मतलब एक एरिया ऑफ लैंड, एक लैंड होता है जो कि बिल्कुल प्लेन होता है, दूर दूर तक इट्स ऑल प्लेन. ओके, एंड नॉर्दर्न मतलब कि ऐसे प्लेन्स जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री में प्रेजेंट हो. ओके, सो यू कैन सी द मैप. ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. तो नॉर्दर्न एरिया में जो प्लेन्स हैं वहाँ पर एलुवियल सॉइल प्रेजेंट होती है. एलुवियल सॉइल को सुनने के बाद फर्स्ट वर्ड आप लोग के माइंड में आना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि एलुवियल सॉइल इज प्रेजेंट इन नॉर्दर्न प्लेन्स. ओके, अच्छा, अब नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन से मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पर एलुवियल सॉइल प्रेजेंट होती है? यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. ओके, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल ये तीन मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पर एलुवियल सॉइल प्रेजेंट होती है. मैं वापस रिपीट कर देती हूँ. सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया कि एलुवियल सॉइल को सुनते ही आप लोगों के दिमाग में पहला वर्ड आना चाहिए नॉर्दर्न प्लेन्स. ओके, नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब कि ऐसे प्लेन्स जो कि कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में प्रेजेंट हो. ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन से स्टेट में एलुवियल सॉइल प्रेजेंट होती है? मेजरली यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में एलुवियल सॉइल प्रेजेंट होती है, और माइनरली राजस्थान, गुजरात और पंजाब में एलुवियल सॉइल प्रेजेंट होती है. तो पॉइंट नंबर 1 रिलेटेड टू एलुवियल सॉइल इज प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ अवर कंट्री. नॉर्दर्न प्लेन्स में कहाँ कहाँ? यूपी. ओके, सो यू कैन सी हियर इन द मैप यूपी, दिस इज यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. इन तीन एरियाज में मेजरली एलुवियल सॉइल प्रेजेंट होती है, और माइनर एलुवियल सॉइल कहाँ पर प्रेजेंट होती है? राजस्थान, गुजरात एंड पंजाब. यहाँ पर पूरे एरिया में नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, इसलिए यहाँ पर एलुवियल सॉइल होती है. ओके, पॉइंट नंबर 2 रिलेटेड टू एलुवियल सॉइल इज प्रेजेंट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट. ओके, नाउ यू कैन सी दिस मैप. ओके, ये मैप में आप लोग देख सकते हैं कि दिस इज द वेस्टर्न कोस्ट एंड दिस इज द ईस्टर्न कोस्ट. ईस्टर्न कोस्ट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोस्ट क्या होता है? ऐसा एरिया जो कि पानी के पास प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं कोस्ट. सो दिस इज द ईस्टर्न कोस्ट एंड दिस इज द वेस्टर्न कोस्ट. ठीक है, एलुवियल सॉइल प्रेजेंट होती है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे. ओके, सो नॉर्दर्न प्लेन्स, जब मैंने आप लोग को नाम बताया था तो नॉर्दर्न प्लेन्स था ब्रॉड नाम. नॉर्दर्न प्लेन्स में एलुवियल सॉइल कहाँ पर प्रेजेंट थी? यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, पंजाब एंड गुजरात. ठीक है, इसी तरीके से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज अ ब्रॉड एरिया. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी कहाँ पर प्रेजेंट होती है एलुवियल सॉइल? ऑन द डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, Krishna and Kaveri. Okay, so you can see here in this map, this is the western coastal plain and this is the eastern coastal plain. Okay, and eastern coastal plain में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टास पे एलुवियल सॉइल प्रेजेंट होती है. तो मैं डिक्टेट कर देती हूँ दोबारा से जो भी मैंने अभी तक आप लोग को बताया. सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया कि एलुवियल सॉइल इज प्रेजेंट इन दी नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स में कहाँ? मेजरली यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड माइनरली राजस्थान, पंजाब एंड गुजरात. ओके, अगर आप मेरे साथ डिक्टेट करोगे तो आप लोग को ज़्यादा अच्छा याद होगा. नेक्स्ट मैंने आप लोग को सेकेंड पॉइंट बताया कि इट इज़ प्रेजेंट ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में कहाँ? ऑन द डेल्टास ऑफ रिवर कृष्णा, गोदावरी, कावेरी and Mahanadi. Okay, now point number 3 related to alluvial soil is, okay, so you can see here, ये कंट्री का मैप है. इस मैप में आप लोग देख सकते हैं दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट. एलुवियल सॉइल जो है वो कंट्री के नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में भी प्रेजेंट होती है. ठीक है, सो दिस इज द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया और यहाँ पर भी एलुवियल सॉइल प्रेजेंट होती है. तो मैं ओवरऑल आप लोग को बता देती हूँ. देखो, यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर से डिनोट हो रही है एलुवियल सॉइल, और आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में एलुवियल सॉइल प्रेजेंट होती है. राइट, नॉर्दर्न प्लेन्स में कहाँ? यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात एंड पंजाब.
ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में ऑन द डेल्टास ऑफ रिवर्स कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड महानदी एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो जो भी लाइट ग्रीन कलर से यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है वो पूरा एरिया एलुवियल सॉइल का है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, राइट। नाउ एज द नेम सजेस्ट, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल वहाँ पर ही होती है जहाँ पर डेंस फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, और माउंटेन्स होते हैं। और इंडिया कंट्री में आप लोग को पता होगा कि डेंस फॉरेस्ट और माउंटेन्स बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट है। तो आप लोग को पता होगा कि डेंस फॉरेस्ट और सारे माउंटेन्स सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले दैट इज़ इंडिया के नॉर्थ रीजन में प्रेजेंट है। नॉर्थ रीजन में भी कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये जो पूरा एरिया है ये फॉरेस्ट और माउंटेन से कवर्ड है। ओके, तो यू कैन सी हियर, आप लोग देख सकते हैं कि ग्रीन, ये जो डार्क ग्रीन लाइनिंग वाला एरिया है, दिस होल एरिया इज ऑफ फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल का ये पूरा एरिया है। देखो, एक तो ये एरिया, ओके, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वाला नॉर्थ एरिया, ठीक है, और ये थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, यू कैन सी हियर। देखो, एक तो नेपाल के पास वाला एरिया और एक ये थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, यहाँ पर भी फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल पाई जाती है। तो आप लोग को क्या करना है, ये जो आप लोग की बुक में फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल का फिगर बना हुआ है, ठीक है, एक तो देखो यहाँ पर सबसे ऊपर आई विल मार्क इट एज 1, दिस एरिया इज 2 एंड दिस एरिया इज 3। तो आप लोग को ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल एक तो यहाँ पर नॉर्थ में प्रेजेंट है, ठीक है, उसके अलावा नेपाल के पास प्रेजेंट है और उसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में प्रेजेंट है। ओके, बट ओवरऑल बात करें तो फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेजरली नॉर्थ रीजन ऑफ द कंट्री में ही प्रेजेंट है। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट सॉइल। सो द नेक्स्ट सॉइल इज एरिड सॉइल। एरिड सॉइल उन्हीं रीजन्स में प्रेजेंट होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ड्राई क्लाइमेट होता है, राइट, और जहाँ पर पानी की कमी होती है, ठीक है। तो जहाँ पर गर्मी है, बिल्कुल ड्राई क्लाइमेट है, उसको सोचकर आप लोग को एक ही रीजन का नाम याद आता होगा, दैट इज़ राजस्थान। राजस्थान में भी द मोस्ट हॉटेस्ट रीजन इज़ वेस्टर्न राजस्थान। देखो, ये पूरा राजस्थान है और इसका भी वेस्टर्न पार्ट, दैट इज़ दिस पार्ट, यू कैन सी हियर इन मैप, लाइट येलो कलर से डिनोट किया हुआ है एरिड सॉइल को। एरिड सॉइल जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन वेस्टर्न राजस्थान। राजस्थान के भी वेस्ट पार्ट में एरिड सॉइल प्रेजेंट होती है बिकॉज एरिड सॉइल नीड्स ड्राई क्लाइमेट एंड वेरी हॉट वेदर कंडीशंस, ठीक है। तो एरिड सॉइल सिंपल सा है, आप लोग को सिर्फ एक टर्म याद रखना है एरिड सॉइल से रिलेटेड कि एरिड सॉइल इज प्रेजेंट इन वेस्टर्न राजस्थान, और इसको देखो यहाँ पर मैप में लाइट येलो कलर से डिनोट किया हुआ है। नाउ कम्स द नेक्स्ट सॉइल विच इज ब्लैक सॉइल, राइट। ब्लैक सॉइल से रिलेट करके आप लोग 2 पॉइंट्स याद रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट दैट इज ब्लैक सॉइल इज प्रेजेंट ऑन द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। सो देखो, मैं आप लोग को पॉलिटिकल मैप दिखाती हूँ। देखो, पॉलिटिकल मैप में दिस इज महाराष्ट्र, दिस इज मध्य प्रदेश एंड दिस इज छत्तीसगढ़, ठीक है। इनके प्लेट्यूज में, प्लेट्यूज मतलब कि ऐसा रीजन होता है जो कि अर्थ के सर्फेस से थोड़ा ऊंचा हो, ठीक है, उस रीजन को बोलते हैं प्लेट्यूज, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट है ब्लैक सॉइल से रिलेटेड कि ब्लैक सॉइल इज प्रेजेंट ऑन दी प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के प्लेट्यू पे ब्लैक सॉइल प्रेजेंट होती है। प्लेट्यू क्या होता है, ऐसा एरिया जो कि अर्थ के सरफेस से थोड़ा ऊपर हो, ठीक है। दिस वॉज पॉइंट नंबर 1 रिलेटेड टू ब्लैक सॉइल। नाउ पॉइंट नंबर 2 रिलेटेड टू द ब्लैक सॉइल इज प्रेजेंट ऑन द डेक्कन प्लेट्यू। अब डेक्कन प्लेट्यू क्या होता है, ओके, सो यू कैन सी दिस इमेज ऑन योर स्क्रीन, इसको बोला जाता है डेक्कन प्लेट्यू। तो ब्लैक सॉइल ऑल्सो कवर्स अ रीजन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। तो आप लोग ब्लैक सॉइल से रिलेटेड 2 पॉइंट्स याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 1 इज ब्लैक सॉइल कवर्स द मेजर रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। पॉइंट नंबर 2 इज आप लोग याद रखेंगे ब्लैक सॉइल कवर द मेजर पोर्शन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू, यू कैन सी दिस इमेज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू ऑन योर स्क्रीन। ओके, सो ब्लैक सॉइल जो है दैट इज डिनोटेड विद दिस सिल्वर कलर। देखो, आप लोग यहाँ पर मैप में देख सकते हो, सिल्वर कलर से डिनोटेड है ब्लैक सॉइल। तो दिस होल रीजन इज ऑफ ब्लैक सॉइल, राइट, और इस होल रीजन को बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू, राइट। Now the next soil is red and yellow soil, right? Now रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल, देखो मैंने आप लोग को अभी ब्लैक सॉइल में बताया था कि दिस इज व्हाट वी कॉल एज डेक्कन प्लेट्यू।
तो रेड एंड येलो सॉइल जो है वो डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न पार्ट, दिस इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, एंड सदर्न पार्ट, दिस इज द सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू. So red and yellow soil is present on the eastern part and southern part of Deccan Plateau, right? यू कैन सी दिस मैप ऑन योर स्क्रीन जो आप लोग की एनसीईआरटी में दिया हुआ है. इसमें आप लोग देख सकते हैं कि देखो ये डेक्कन प्लेट्यू है और इसके ईस्ट में और साउथ में रेड एंड येलो सॉइल प्रेजेंट है जो कि रेड कलर से डिनोट की गई है. उसके अलावा एक और जगह पर रेड सॉइल एंड येलो सॉइल प्रेजेंट होती है, दैट इज इन दी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स. ये देखो दीज आर दी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स को मेजॉरिटी में रेड एंड येलो सॉइल कवर करती है. ओके, सो दैट इज इट फॉर रेड एंड येलो सॉइल. नाउ कम्स दी लैटरेट सॉइल. देखो लैटरेट सॉइल से रिलेट करके आप लोग को सिर्फ एक वर्ड याद रखना है. अगर आप लोग वो वर्ड याद रखेंगे तो आप लोग को लैटरेट सॉइल की पूरी लोकेशंस याद हो जाएंगी. द वर्ड इज KTM. K stands for Kerala and Karnataka. T stands for Tamil Nadu and M stands for Madhya Pradesh. I am repeating again. K stands for Kerala and Karnataka. T stands for Tamil Nadu and M stands for Madhya Pradesh. तो देखो लैटरेट सॉइल, ये देखो दिस रीजन मध्य प्रदेश एंड दिस रीजन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. तो देखो अगर आप लोगों ने वर्ड याद रख लिया, KTM ये एक बाइक का नाम है, अगर आप लोगों ने ट्रिक याद रख ली तो जितने भी लैटरेट सॉइल के रीजन है पूरी कंट्री में आप लोग को याद हो जाएंगे, राइट. उसके अलावा यू कैन सी कि थोड़ी सी जो लैटरेट सॉइल है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में भी प्रेजेंट है. ठीक है, ऑलमोस्ट सारी सॉइल्स जो हैं वो थोड़ी थोड़ी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में प्रेजेंट होती ही हैं. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द एरिड सॉइल. ओके, एरिड सॉइल और ब्लैक सॉइल के अलावा बाकी सारी सॉइल्स जो हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में प्रेजेंट होती ही है. एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मेजॉरिटी में ये सॉइल है, दैट इज रेड एंड येलो सॉइल. ओके, सो दैट इज इट फॉर द टाइप ऑफ सॉइल्स. ओके, सो अभी तक क्लास में जितने भी सॉइल के टाइप्स डिस्कस हुए हैं मैं एक बार दोबारा से डिक्टेट कर देती हूँ. सबसे पहले वी स्टार्टेड विद एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल से रिलेट करके आप लोग को 3 पॉइंट्स याद रखने हैं. पॉइंट नंबर 1 इज नॉर्दर्न प्लेन्स, पॉइंट नंबर 2 इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड पॉइंट नंबर 3 इज नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज. ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स में यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात एंड पंजाब. ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में डेल्टाज ऑफ सम रिवर्स एंड उसके बाद मैंने आप लोग को बताया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोग को बताया कि फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है. ठीक है, नेक्स्ट फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल के बाद मैंने आप लोग को फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल में बताया कि इट इज़ प्रेजेंट इन दी नॉर्थ रीजन ऑफ अवर कंट्री. ओके, नेक्स्ट फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल के बाद मैंने आप लोग को एरिड सॉइल के बारे में बताया. एरिड सॉइल इज प्रेजेंट इन वेस्टर्न राजस्थान ओनली. एरिड सॉइल नीड्स ड्राई क्लाइमेट एंड हॉट वेदर कंडीशंस, तो इसलिए सिर्फ वेस्टर्न राजस्थान में एरिड सॉइल प्रेजेंट होती है. ठीक है, नेक्स्ट मैंने आप लोग को बताया ब्लैक सॉइल के बारे में. ओके, ब्लैक सॉइल के बारे में मैंने आप लोग को 2 पॉइंट्स बताए. फर्स्टली ब्लैक सॉइल इज प्रेजेंट ऑन द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. एंड सेकंड पॉइंट मैंने आप लोग को बताया ब्लैक सॉइल कवर्स द डेक्कन प्लेट्यू. ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा डेक्कन प्लेट्यू है इसको ब्लैक सॉइल कवर करती है. ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया रेड एंड येलो सॉइल. रेड एंड येलो सॉइल इज प्रेजेंट इन द ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू. ओके, सो यहाँ पर और यहाँ पर यू कैन सी दिस मैप ऑन योर स्क्रीन. तो देखो इन 2 लोकेशंस पे रेड एंड येलो सॉइल प्रेजेंट है. ओके, उसके बाद मैंने आप लोगों को लास्ट सॉइल बताई, दैट इज लिटरेट सॉइल. ओके, उससे पहले मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि रेड एंड येलो सॉइल जो है दैट कवर्स मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोग को लास्ट टाइप की सॉइल बताई, दैट इज लिटरेट सॉइल. लिटरेट सॉइल इज प्रेजेंट इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश. उसके अलावा थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. लिटरेट सॉइल को याद करने के लिए मैंने आप लोग को एक ट्रिक भी बताई थी, दैट वाज KTM. K स्टैंड्स फॉर केरला एंड कर्नाटका, T स्टैंड्स फॉर तमिलनाडु एंड M स्टैंड्स फॉर मध्य प्रदेश. ओके, सो इतना ही था सॉइल टाइप्स में. ठीक है, इतना ही था सॉइल टाइप्स के मैप्स में एंड आई होप मैंने आप लोग को बहुत ईजिली समझाया है, तो ये मैप आप लोग को समझ आया हो. ओके, नाउ कम्स दी क्वेश्चन एंड आंसर्स. देखो क्वेश्चन एंड आंसर्स इतने डिटेल में डिस्कस नहीं होंगे. ओके, फर्स्टली देखो ये क्वेश्चन है, नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल एंड क्रॉप विच इज़ मेनली ग्रोन इन इट. तो आप लोग को 3 स्टेट्स का नाम देना है जहाँ पर ब्लैक सॉइल होती है. अभी अभी मैंने आप लोग को बताया कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़. ठीक है, और आप लोगों को एक क्रॉप का नाम बताना है जो कि ब्लैक सॉइल में ग्रो होता है. तो द नेम ऑफ द क्रॉप इज कॉटन. ठीक है, बट द मेजर प्रॉब्लम हेयर इज ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का. ठीक है, एंड 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंड
3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसके बाद भी सिर्फ बच्चे यही लिख के आते हैं, स्टेट्स का नाम, देखो इस तरीके से आंसर लिख के आते हैं, स्टेट्स का नाम लिखाते हैं और उसके बाद लिखाते हैं कॉटन इज मेनली ग्रोन इन ब्लैक सॉइल। अच्छा, अब क्वेश्चन में चाहे यही पूछा गया हो, बट आप लोग क्या आंसर में सिर्फ इतना सा लिखेंगे 3 मार्क्स के? द आंसर इज नो, आप लोग ये आंसर बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। दिस इज द रॉन्ग आंसर, जो ये आंसर लिखेगा उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज द राइट आंसर। ओके, अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में आए तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आए तो व्हाट यू नीड टू राइट इज, सबसे पहले आप लोग को इंट्रोड्यूस करना है ब्लैक सॉइल को, ठीक है। जो भी मैंने आप लोग को ब्लैक सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, पहले पॉइंट में आप लोग को ब्लैक सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरे पॉइंट्स में आप लोगों को प्लेट्यू बताना है ब्लैक सॉइल का, ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। उसके अलावा द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वो बताना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आप लोगों को अगेन थोड़ी सी वेदर कंडीशंस डिस्क्राइब करनी है ब्लैक सॉइल से रिलेटेड, ठीक है। जो भी मैंने आप लोग को ब्लैक सॉइल से रिलेटेड पॉइंट्स बताए थे, ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर, थर्ड पॉइंट में आप लोग को वो बताना है और उसके बाद कंक्लूड करना है कि इस रीज़न की वजह से कॉटन ब्लैक सॉइल में ग्रो होती है, ठीक है। अगर एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो प्लीज़ इतना सा मत लिख के आना, ओके। अगर 1 मार्क में आ जाए तो इतना सा आप लिख के आ सकते हैं, बट अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो यू नीड टू राइट मिनिमम 3 to 4 पॉइंट्स, ओके। इसलिए आज की क्लास में मैंने डिसाइड करा कि आई विल ओनली टेल यू द रॉन्ग प्रैक्टिसेस जो नहीं करनी चाहिए, ताकि आप लोग को मेजर गलतियां पता चल सके। ओके, नाउ कम्स दिस क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट आर बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, गिव सम एग्जांपल्स। ओके, तो ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है कि क्या होता है बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, जैसे यहाँ पर पूछ रखा है, ठीक है। तो आप लोग सिंपली बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज की डेफिनेशन लिखेंगे इस तरीके से और एग्जाम्पल्स लिखेंगे, ठीक है। बट अगर ये पूछ लिया गया कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, तो क्या आप इस तरीके से आंसर लिखेंगे? ठीक है, नो, आप इस तरीके से आंसर नहीं लिखेंगे। यू नीड टू मेक अ लाइन इन बिटवीन। उस लाइन के एक साइड पे आप लोग लिखेंगे बायोटिक और एक साइड पे एबायोटिक, ठीक है। ये बहुत जनरल चीज़ें हैं, बट लॉट ऑफ स्टूडेंट डू नॉट फॉलो दीज प्रैक्टिसेस, ओके। Now comes the example of 5 marks question. Explain the land use pattern in India and why has the land under forest not increased much since 1960-61. ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड बहुत सारे फिगर्स, बहुत सारे परसेंटेजेस, फैक्ट्स मैंने आप लोग को बताए थे ड्यूरिंग द चैप्टर, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन में जो आंसर लिखा गया है उसमें 4 पॉइंट्स लिखे गए हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर 3, दिस इज पॉइंट नंबर 4। अब ज्योग्राफी में मेजर प्रॉब्लम क्या आती है कि या तो आप लोगों को परसेंटेजेस याद नहीं आएंगी, ठीक है, एग्जाम के टाइम पे, या फिर आप लोगों ने याद नहीं की होंगी, या फिर आप लोग को कोई स्टेट का नाम याद नहीं होगा, ठीक है, कोई रीजन का नाम याद नहीं होगा। तो आप लोग को ये चीज़ पता रखनी चाहिए कि एसएसटी इज़ अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, ओके। एसएसटी में अगर आप लोगों ने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया कहीं भी, ठीक है, या फिर 1-2 फिगर्स कम लिखे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो 3-4 परसेंटेजेस लिखी हुई हैं, इसकी जगह पर आप लोगों ने सिर्फ ये 54% वाला पॉइंट मेंशन कर दिया, ठीक है, ये दोनों पॉइंट मेंशन नहीं करे, उसकी जगह कुछ और पॉइंट मेंशन कर दिया, तो इट्स ओके, ठीक है। थ्योरेटिकल आंसर है, आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि अगर आप लोग को एग्जाम में कोई स्टेट का नाम, कुछ परसेंटेज, कुछ याद नहीं आता है, तो आप लोग वहाँ पर स्टक हो जाते हो और उसके बाद उस आंसर को कंटिन्यू नहीं लिखते हो, ठीक है। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, अगर आप देखो अभी तो आप लोग को अपना बेस्ट देना है ड्यूरिंग लर्निंग ऑफ चैप्टर, आप लोग को ट्राई करना है कि मैक्सिमम फैक्ट्स आप लोग लर्न कर सकें, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप लोग को एग्जाम टाइम पे कोई फैक्ट्स, कोई फिगर्स, कोई परसेंटेजेस याद नहीं आ रही है तो इट्स वेल एंड गुड, ओके। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट इन ज्योग्राफी, ठीक है, इनफैक्ट इन फुल एसएसटी, ठीक है, हिस्ट्री के अंदर आप लोग को बहुत सारे ईयर याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर किसी आंसर में, ठीक है, 5 मार्क्स आंसर में या फिर 3 मार्क्स आंसर में आप लोग को कोई ईयर याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यू कैन स्किप दैट, ओके। बट अगर कोई स्पेसिफिक ईयर याद नहीं आ रहा है या फिर प्लेस याद नहीं आ रही है या फिर कोई परसेंटेज याद नहीं आ रही है, इसके चक्कर में आप लोग पूरा क्वेश्चन ही बिगाड़ के आ रहे हो, सो दैट इज़ रॉन्ग, ओके। एसएसटी इज़ अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, आप लोग जो भी लिखते हो उसके बेसिस पे इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। बट उस केस में इवैल्यूएशन नहीं होगा जब आप लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जितना भी आप लोग को याद है, जितने भी फैक्ट्स याद हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स याद हैं, सब मेंशन करने की कोशिश करना, ओके। फॉर एग्जाम्पल आप लोग पॉइंट नंबर 4 में देख सकते हो, दस लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज़ इंक्रीज्ड बाय ओनली अबाउट 4% सिंस 1960-1961, ओके। सो अगर आप लोग ये पॉइंट नहीं मेंशन करते लास्ट में, या फिर आप लोग को याद नहीं है कि वो 6% है, सो यू कैन डेफिनेटली स्किप दैट। आप लोग लिख सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, कोअरिंग
हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू स्लो ग्रोथ रेट ऑफ फॉरेस्ट। ओके, सो ये आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, ये लास्ट वाला सेंटेंस स्किप कर सकते हो, राइट। ऑल्सो आप लोग को पता होगा कि अब एसएसटी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, राइट। एसएसटी में अब आप लोगों के पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं 1 मार्क्स के, ठीक है, तो आप लोग के पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, 4 ऑप्शंस आप लोग को मिलते हैं, राइट। तो पहले क्या होता था कि थ्योरेटिकल आंसर्स आते थे 1 मार्क्स, सॉरी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते थे 1 मार्क्स के। अगर आप लोग को नहीं भी आता है और अगर आप लोग कुछ भी उससे रिलेटेड भी लिख के आते हैं तो उस केस में आप लोग को 1.5 मार्क्स मिल सकता था, ठीक है, अगर वो थ्योरी आंसर होता तो। बट अब मेजॉरिटी में एमसीक्यूज़ आते हैं, एंड एमसीक्यूज़ अगर आते हैं तो आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एमसीक्यूज़ में वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ब्लैक सॉइल इज़ प्रीडोमिनेंटली फाउंड, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोग को बताया था महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, तो आप लोग फटाफट महाराष्ट्र टिक करके आ सकते हैं, राइट। बट अगर यहाँ पर आप लोगों के पास महाराष्ट्र अगर आप लोग को नहीं याद होता, ठीक है, तो आप लोग का ये पूरा गलत हो जाता, ठीक है। फॉर एग्जांपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सिर्फ आप लोग के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो 0 मार्क्स मिलते हैं या फिर 1 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, बीच का आधा 1/4 3/4 मार्क्स नहीं मिलते हैं। सो प्लीज़ डू नॉट कंसिडर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एज ईजी, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ज़्यादा फैक्ट आप लोग को रिमेंबर करने पड़ते हैं और आप लोगों के मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं उसको ईजी मत समझना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अच्छे से परफॉर्म करने के लिए आप लोग को सिर्फ क्या करना है, आप लोग को चैप्टर ढंग से पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं आते हैं, राइट। सो मैंने आप लोग को एक एग्जांपल दिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। The next question is, in which of the following states is terrace cultivation practiced? ये मैंने आप लोग को चैप्टर पढ़ाते टाइम भी बताया था कि टेरेस कल्टिवेशन जो है वो उत्तराखंड में प्रैक्टिस किया जाता है। ओके, नाउ कम्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? ओके, द आंसर इज ओवर इरिगेशन, राइट। अब आप लोग को अगर ये याद नहीं हुआ और आप लोगों ने लिख दिया कि भाई ओवर ग्रेजिंग या फिर डिफॉरेस्टेशन, तो आप लोग को सीधा डायरेक्ट 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का सिर्फ ये एक ही तरीका हो सकता है कि आप लोग को चैप्टर ढंग से पढ़ना है। अगर आप लोग एनसीईआरटी ढंग से पढ़ेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ईजी मत समझना, बिकॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने जैसे कि अभी आप लोग को बताया उसमें मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, या तो 0 मार्क्स मिलते हैं या 1 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। वाइल एज अगर जो थ्योरी आंसर्स होते हैं, ठीक है, उनमें बीच में मिल सकते हैं मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल 1/2 3/4 1/4, राइट। बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आप लोग को सिर्फ चैप्टर ढंग से पढ़ने की नीड है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का चैप्टर ढंग से पढ़ना, इसलिए ही मैंने आप लोग को पूरा चैप्टर एनसीईआरटी में से पढ़ाया कि ताकि आप लोग हर क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन अच्छे से परफॉर्म कर सकें, राइट। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग विथ दी MCQs टिल 3 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन, मैथ, सब कुछ अच्छे से परफॉर्म कर सके, इस तरीके से मैंने आप लोग को चैप्टर पढ़ाया है, राइट। देखो एक और एग्जाम्पल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर, ठीक है। सो आयरन ओर रीन्यूएबल तो नहीं हो सकता क्योंकि उसको बहुत टाइम लगता है फॉर्म होने में, राइट। उसके अलावा बायोटिक भी नहीं हो सकता क्योंकि इट डज नॉट हैव लाइफ, तो द आंसर इज नॉन रीन्यूएबल, राइट। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करने की एक और स्ट्रैटेजी हो सकती है कि यू नीड टू एलिमिनेट, ठीक है, जितने आप लोग ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकें उतने कर लीजिए अगर आप लोग को वो आंसर नहीं आता हो तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर डायरेक्टली आप लोग को पता था कि इसका आंसर महाराष्ट्र ही होगा, तो डायरेक्टली टिक कर लीजिए। अगर आप लोग को नहीं आता है तो बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करने की, एलिमिनेट, ठीक है। अगर आप लोग को पता है कि कोई ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता इसका आंसर, फॉर एग्जांपल आयरन ओर, ठीक है, आयरन ओर इसका आंसर, बायोटिक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर लाइफ नहीं है आयरन ओर में, ठीक है, तो मैंने एलिमिनेट कर दिया ये ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड रहना है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड रहने के लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि यू नीड टू रीड एनसीईआरटी रियली केयरफुली। ओके, टेंशन मत लो, मैंने आप लोग को अभी तक जितना भी पढ़ाया है, 2 चैप्टर्स डीपी के पढ़ाए एंड एक चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पढ़ाया, तो अभी तक मैंने आप लोग को जितना भी पढ़ाया है उसके अंदर मैंने मेक श्योर किया है कि एनसीईआरटी का कोई भी पॉइंट ना छूटे। तो अभी तक अगर इफ़ यू आर फॉलोइंग मी, पूरे नोट्स फॉलो कर रहे हो, ठीक है, एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, तो आप लोगों के मार्क्स नहीं कट सकते, एनसीईआरटी आप लोग की पूरी कवर्ड है, राइट। नाउ देखो, अब मैंने आप लोग को बता दिया कि कैसे आप लोग को आंसर पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है, कैसे आप लोग को आंसर बड़ा करके लिखना है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी। नाउ आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस एज योर असाइनमेंट, एज योर होमवर्क, क्योंकि मैंने ड्यूरिंग द चैप्टर बिल्कुल भी क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करे हैं, तो इसलिए अब मैं आप लोग को कुछ होमवर्क दूंगी। ओके, सो सबसे पहले तो यू नीड टू कंप्लीट दी
क्वेश्चंस विच आर प्रेजेंट इन एनसीईआरटी। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी में काफ़ी सही क्वेश्चंस प्रेजेंट हैं, तो ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो खत्म कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो, यू कैन सी कि ये जो है ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। इस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज सॉइल, ठीक है। एनालाइज द फैक्टर्स विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, दिस इज द 5 मार्क्स क्वेश्चन। एंड देखो कितने पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले तो सॉइल की डेफिनेशन दी हुई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन देना, व्हाट इज सॉइल, ठीक है, इसकी डेफिनेशन दी हुई है। दिस काउंट्स एज पॉइंट नंबर 1। सो पॉइंट नंबर 1 2 3 4, ठीक है। 4-5 बड़े बड़े पॉइंट्स लिखने होते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में, और इधर देखो कितना क्लियरली उसके बाद फैक्टर्स मेंशन्ड है, ठीक है। रिलीफ, ओके, उसके बाद केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस, ओके, टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, ठीक है। इस तरीके से देखो कितना क्लियरली ये आंसर प्रेजेंट किया गया है, ओके। सो यही आप लोग को सीखना है एंड तक, जैसे जब तक आप लोग के बोर्ड्स नहीं आ जाते तब तक आप लोग को यही सीखना है कि कैसे आंसर को प्रेजेंट करें, कैसे आंसर को लंबा से लंबा करने की कोशिश करें, ओके। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू नो, ओके, दिस इज़ अ स्किल, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को पूरा चैप्टर आता है, दे नो एवरीथिंग, बट वो लिख नहीं पाते एग्जाम्स में। एसएसटी में आप लोग को यही स्किल डेवलप करनी है, और ये कैसे आएगी, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, व्हाट इज सॉइल, एनालाइज द फैक्टर्स विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को इमेजिन करना है कि एग्जाम में मैं इसका आंसर कैसे लिख के आऊँगा या फिर लिख के आऊँगी, ठीक है। तो आप लोग को सिर्फ इमेजिन करना है, एंड उसके बाद आप लोग के दिमाग में अपने आप पॉइंट्स आने लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट सबके दिमाग में यही आएगा कि सबसे पहले मैं लिखता हूँ या फिर लिखती हूँ डेफिनेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी फैक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से थ्रू आउट जब भी आप लोग कोई क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हो, आई नो कि बहुत सारे बच्चे लिख के प्रैक्टिस नहीं करते, तो अगर आप लोग को लिख के प्रैक्टिस नहीं करनी है तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप लोग अच्छी तरीके से बोल के प्रैक्टिस करो, ओके। या फिर इमेजिन कर लो कि कैसे आप लोग लिख के आने वाले हो एग्जाम में उस आंसर को, राइट। सो जैसे कि मैंने आप लोग को बोला कि ऑल ऑफ यू नीड टू कंप्लीट ऑल दी क्वेश्चन एंड आंसर्स विच आर प्रेजेंट इन योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में ज्योग्राफी में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन एंड आंसर्स दिए हुए हैं, एंड सीबीएसई बोर्ड्स में काफ़ी बार पूछे भी जा चुके हैं, राइट। एनसीईआरटी के अलावा हेयर आई एम प्रोवाइडिंग यू लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। सो 5-6 क्वेश्चंस और मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रही हूँ, सो प्लीज़ मेक श्योर टू ट्राई दिस आउट, ठीक है। ये आप लोग अगर ट्राई करेंगे तो आप लोग में कॉन्फिडेंस आएगा, आप लोग को पता चलेगा आप लोगों ने कितना चैप्टर ढंग से पढ़ा है, राइट। सो हेयर आर दी क्वेश्चंस, यू कैन टेक दी स्क्रीनशॉट्स, एंड आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहें तो लिख के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग अगर इमेजिन करना चाहें या फिर सिर्फ बोल के देखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, राइट। ओके, देयर वी गो, यू कैन टेक दी स्क्रीनशॉट। आई एम पॉजिंग माई वॉइस फॉर 2-3 minutes. ओके, सो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, एंड दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विथ इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, एंड आई एम प्लानिंग कि इकोनॉमिक्स के मैं 2 चैप्टर साथ में करा दूँ, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज़ वेरी ईजी, एंड इकोनॉमिक्स जितना जल्दी ख़त्म हो जाए उतना अच्छा है। सो आई एम प्लानिंग कि इकोनॉमिक्स के लगातार 2 चैप्टर करवा दूँ, ताकि आप लोग को भी इंटरेस्टिंग लगे, और उसके बाद देन वी विल स्टार्ट विथ हिस्ट्री और वट एवर। सो बट पहले प्राइमरीली मेरा फोकस यही होगा कि इकोनॉमिक्स के मैं आप लोग को 2 चैप्टर कंटिन्यूएशन में ख़त्म करवाऊँ, ओके। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप आप लोग को सबको आज की क्लास समझ आई है। मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैप को रिवाइज करना मत भूलना, ओके। सो थैंक यू, एंड रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट इज़ फाइनली completed. In next class we will start with economics. I hope you will do all the questions of NCERT along with the questions I have provided you today, and yeah, have a nice day. Bye.